तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक टफ टॉपिक को बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। और वैसे ये उतना भी टफ नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। चलो, मैं उसको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग रेलवे हाई स्कूल में राम पुनित चाट भंडार के यहाँ से चाट खाया करते थे। बहुत सस्ती चाट होती थी और काफ़ी मसालेदार होती थी। लेकिन एक बार उस चाट को खाने के बाद मैं बीमार पड़ गया, मुझे टाइफाइड हो गया। तो मैंने वो चाट वगैरह और बाहर की चीज़ें खानी बंद कर दी। फिर मैं बड़ा हुआ और अभी हाल फिलहाल 4-5 साल पहले मैंने एक मैकडी का बर्गर खाया। उस मैकडी के बर्गर से को खाने से मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरी जगह पे उसी टेस्ट को ट्राई किया तो सेम टेस्ट का बर्गर मुझे दूसरी जगह भी मिल गया। फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये बर्गर बर्गर तो अमेरिकन कंपनी है, जो अमेरिका का कंपनी भारत में बिजनेस कर रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके बनाने की सारी टेक्नोलॉजी अमेरिकन है। और पूरी वर्ल्ड में कहीं भी बर्गर बनता है तो उसका टेस्ट एक ही होता है। तो अब बर्गर कहाँ का है? अमेरिका का। हम लोग कहाँ का प्रोडक्ट खा रहे हैं? अमेरिका का। पहले मैं कहाँ का चाट खाया करता था? वहीं किसी आसपास रेलवे कॉलोनी के आसपास की, और वहीं किसी नाले के पानी का वो यूज़ होके हमारा चाट बन जाता था। लेकिन अब हमारे पास क्या आ रहा है? बर्गर आ रहा है। तो क्या बर्गर कोई हेल्दी फूड है? बिल्कुल नहीं, बर्गर हेल्दी फूड नहीं है, ये जंक फूड में आता है। मैं कभी भी बर्गर खाने की सलाह नहीं दूंगा। हम ग्लोबलाइजेशन पे हैं और ग्लोबलाइजेशन पे ही रहेंगे। ठीक, तो चलते हैं फिर आगे। ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता था? फ्री फ्लो, वैश्वीकरण। इसका मतलब होता है हिंदी में वैश्वीकरण। और इसका ये था कि फ्री फ्लो। फ्री फ्लो किसका? तो लेबर का। लेबर आराम से यहाँ वहाँ आ जा सके, इजीली उनको पासपोर्ट वीज़ा वगैरह मिल जाए। और इसके बाद लेबर के साथ कैपिटल का, यानी पैसे का भी फ्री फ्लो था कि भाई पैसा भी आराम से यहाँ से वहाँ जाए। साथ में क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी गुड्स और सर्विसेज भी जो है वो भी आपस में उसका भी फ्री फ्लो हो। अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आज हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, या एडिडास के जूते पहनते हैं वगैरह, ये कहाँ से आता है? जैसे अभी जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं, वो चॉकलेट जो है वो अपने यहाँ तो सारी चॉकलेट्स बनती नहीं है। चॉकलेट्स कहाँ की आती हो बनती है? तो वो बाहर से बन के आती है। एडिडास के जूते पहनते हो, वो कहाँ के होते हैं? बाहर के हैं। उसी तरह हम टी शर्ट्स मोंटे कार्लो के पहनते हैं। और बाकी और भी कई चीज़ें अलग अलग देशों के मैन्युफैक्चर्ड है जो हम लोग यहाँ पहनते हैं। तो एक आदमी के संपन्न होने का जो सूचक है वो क्या है? अलग अलग ब्रांड्स का यूज़ करना। तो भाई मुझे बताना, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग कितने ब्रांड्स का यूज़ करते हो, और उन ब्रांड्स की जो कंपनी है जो ब्रांड्स बनाती है वो किन किन देशों में है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की, जो हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एमएनसीज। ठीक है, एमएनसीज का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनीज। हम लोग एमएनसीज को देखते हैं कि एमएनसीज क्या होती है। ठीक है ना, एमएनसी, चलो इधर, वो काफ़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चर्स करती है एमएनसीज। ठीक है, तो एमएनसी क्या होती है? ये कंपनी होती है, ठीक है ना, जो कि एक देश में तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, और एक एक देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है। दूसरे देश में इसका जो है कॉल सेंटर होता है। ठीक है, तीसरे देश में जो है क्या है कि इसका असेंबलिंग पॉइंट होता है। और चौथे देश में ये क्या सेल करती है चीज़ों को। नहीं समझ में आया? चलो मैं इसको बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल क्या है? एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है? मोबाइल बनाती है। अब एप्पल है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो तो यूएसए में है। इसके अलावा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई देशों में को देखती है, जिसमें कि ताइवान है और आसपास के कई सारे देश हैं जहाँ पे उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं। जिसमें कि एक मेजर कंपनी जो है वो चाइना के पड़ोसी कई देश हैं, वहाँ थाईलैंड वगैरह में भी कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं, कुछ पार्ट्स बन जाते हैं। फिर बाद में मेजर पार्ट और उसकी असेंबलिंग होती है चाइना में। और एप्पल का जो कॉल सेंटर है वो है दिल्ली नोएडा के अंदर कहीं पर। और एप्पल जो है वो बेची जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है, इस तरीके से जब ये सारा काम होता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं होता है, असेंबलिंग कहीं होता है, कॉल सेंटर कहीं है और मार्केट कहीं है। तो कंपनी जो है अपना प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को बढ़ा लेती है।
कैसे बढ़ा लेती है? सिर्फ 50 से 60% कॉस्ट वो सेविंग कर लेती है, 50 से 60% पैसा जो है वो सेव कर लेती है, और इस तरह से कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो क्या देखते हैं, ए एम एन सी इज ए कंपनी दैट ओज और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। क्लियर है भाई? प्रोडक्शन जो है और बाकी चीज़ जो है एक से ज़्यादा देशों में वो करते हैं, इस तरह से वो अपने कॉस्ट को कट कर लेते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाट आर द नीड्स ऑफ एमएनसी? अब एमएनसी की नीड ही क्यों पड़ती है ना? तो नीड्स जो है, एक एमएनसी को स्थापित करने की नीड क्या है, एक एमएनसी की नीड क्या है? तो एमएनसी की नीड ये है कि उसको जो है मार्केट के पास होना चाहिए, मेन मार्केट जो है उसके पास होना चाहिए एक एमएनसी को, ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको सेल आउट कर सके और इजीली मैन पावर उसको मिल जाए। इसके बाद उसको जो है ना एबिलिटी चाहिए, किसकी? स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की। अभी चाइना में क्या है कि कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर क्या है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर बहुत बड़ी मात्रा में है। इसके कारण चाइना में ह्यूमन रिसोर्स बहुत आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन हमारे देश में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। स्किल्ड तो बहुत कम है और काम करने की इच्छा रखने वालों की संख्या भी बहुत कम है। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनके फेवर की होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं भी आए कोई और आके बैठ जाए। तो ये सब जो है एमएनसीज की नीड है। एक एमएनसी स्थापित होने के लिए क्या होना चाहिए? मेन मार्केट के क्लोज होना चाहिए। इसके अलावा उसको लेबर सप्लाई इजी होना चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हो। और तीसरा क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसकी फेवर की होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एप्पल जब अपना नया ब्रांड लॉन्च कर रहा था तो उसने क्या किया कि रात के 12-1 बजे सारे एम्प्लॉयज़ को अपने जगा दिया, और उसके बाद उन सभी लोगों को एक कप चाय के ऊपर में 40,000 वर्कर्स को रात भर काम करवाते रहे, ताकि मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन हो जाए मोबाइल फ़ोन्स का, और आज ईजिली उसको मार्केट में उतार दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। एक दिन उतारा और अगले दिन से प्रॉफिट शुरू। क्या भारत में ऐसा संभव है? भारत या किसी भी देश में ऐसा संभव नहीं है। कारण क्या है? लेबर लॉज। रात में उठा के आप लेबर को चाय पिला के काम पे नहीं लगा सकते। अब हम लोग देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? विदेशी पूंजी क्या है? क्या विदेशी पूंजी गलत है? क्या विदेशी पूंजी सही है? तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, कैसे, ये भी डिपेंड करता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है, वो बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही किसी चीज़ का, तो वो अपने पार्टनर किसी विदेशी कंपनी से हाथ मिला लेती है और बाहर की कंपनी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और इस तरह से भारतीय कंपनी की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार हो जाता है, और उसको मार्केट मिल जाता है पूरी दुनिया में। इस तरह से भारतीय कंपनी क्या होती है? बड़ी हो जाती है। किससे बड़ी हो जाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, ठीक है? तो अब हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक और भी चीज़ जानेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्या होता है। किसी को और तकलीफ हो इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी एक टर्म आ रहा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई के ऊपर में सरकार खूब काम कर रही है, यानी कि फॉरेन के जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो इजीली कैसे देश में आ जाए। चलो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। वेज टू सेटअप ए प्रोडक्शन यूनिट। अब एक प्रोडक्शन यूनिट जो है उसको कैसे स्थापित करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के साथ इसका कैसे टाई अप है देखते हैं। तो क्या होता है, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दैट रीजन। जो लोकल कंपनी है उसके साथ एमएनसी जो है अपनी प्रोडक्शन यूनिट जो है एक साथ इकट्ठे होकर के स्थापित करती है। इससे क्या होता है कि खूब सारा पैसा और नई टेक्नोलॉजी वो देसी कंपनीज को मिल जाती है। एमएनसीज के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से मुनाफा कमाया है। तो इस तरह से क्या होता है कि खूब सारा पैसा जो है वो लेकर के आते हैं और नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो कि देसी कंपनी को बहुत आराम से मिल जाती है। दूसरा क्या है कि ये तो हुआ एक कंडीशन। दूसरे कंडीशन में कंपनी सोचती है कि भाई क्यों हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है और पैसा किसी नई कंपनी को बढ़ा करने में दें। तो उसलिए क्या करती है कि वो एमएनसी जो है मैक्सिमम शेयर या पूरी कंपनी ही खरीद लेती है, लोकल कंपनी को खरीद लेती है,
और इसके बाद अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेती है। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की कंपनी भारत में ही ऐसा करती है। जैसे अभी टाटा है, टाटा ने जगुआर, है ना, ब्रिटिश का ब्रांड था जगुआर, उसको पूरा का पूरा ही खरीद लिया। और उसको खरीदने के बाद क्या है, उसमें अब इंडियन वर्कर्स ज़्यादा हो गए, वही प्रोडक्शन करते हैं और पूरी दुनिया में वो बेची जाती है। अब है कि एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जैसे कि क्या होता है कि एमएनसी जो है अपने काम को छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को बांट देती है, और उसको बांट देने के बाद जो क्या है वो प्रोडक्शन करते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, और बड़ी कंपनी जो एमएनसीज है फिर उसको असेंबल करती है और असेंबल करके सेल आउट कर देती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं शर्ट का, ठीक है। एक शर्ट जो मैं 2000 में खरीद के लाया था, मैंने एक बार एक मॉल में देखा, वो शर्ट मुझे 350 या 500 रुपये की पड़ रही थी और क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं था, बस उसका लोगो चेंज था। तो भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई लोगो तो हम उठा के कोई भी चिपका दें? बिल्कुल यही है ना, शर्ट पे एक लोगो लगाने के बदले ही कंपनियां काफ़ी पैसा वसूल करती है। जैसे जनरली क्लॉथिंग सेक्टर में क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी है जैसे पीटर इंग्लैंड है या बाकी कुछ, वो एक खास क्वालिटी की और एक खास माप की शर्ट बनवाती है लोकल कंपनी से, और जो बहुत बड़ी मात्रा में वो शर्ट्स और वो कपड़े जब बन जाते हैं फिर उनका इस्तेमाल करती है और अपना लोगो वहाँ चिपका देती है। और जैसे कि उन्होंने वो शर्ट खरीदी है अगर 200 रुपये की, फिर आराम से उसको बेचेंगे कितने, 2000 रुपये की या इससे ज़्यादा की। लोग ब्रांड्स के पैसे दे देते हैं कि हाँ गुची के फलाने हैं बेल्ट है और हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है। तो भाई कभी भी इस तरीके से धोखे में मत आना, लोकल ब्रांड की चीज़ों खरीदो, आत्मनिर्भर बनो। अब हम लोग बात करते हैं फिर से ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो गई, पूरी दुनिया क्या है आपस में घुल मिल गई, गुत्थम गुत्था हो गई। अब क्या होता है कि कुछ भी यहाँ होता है उसका असर दूसरी जगह पे पड़ता है, नहीं समझे? जैसे पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो उसका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ता है। लेटेस्ट में हम लोग देखते हैं कि चाइना के पेंडेमिक को, चाइना में वुहान में पेंडेमिक फैला, वो बहुत इजीली से कम्युनिकेशन लाइन बहुत तगड़ी थी तो इजीली पूरी दुनिया में फैल गया। अगर पूरी दुनिया में नहीं भी फैलता, अगर सिर्फ वुहान में ही बहुत सारे लोग मर जाते तो वुहान में जो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो बंद हो जाती, तो हमारे पास अच्छे मोबाइल्स आने में प्रॉब्लम होती, हमारे पास एपीआई जो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो यूज़ करती है दवा बनाने में, वो हमारे पास इजीली नहीं होता, तो हमारे पास असर होता, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, कहीं भी कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो पूरी दुनिया में समस्या होती है, अगर तेल के दाम घट जाते हैं तो भी समस्या जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो हम लोग जानते हैं ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है। कई लोग बोलते हैं कि अमेरिका और चाइना में युद्ध होगा होगा अब ये होगा अब वो होगा। देखिए, झड़प होना अलग बात है लेकिन युद्ध होना बहुत अलग बात है। तो युद्ध होना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह से गुत्थम गुत्था हो गई है कि किसी भी बड़े देश का आपस में युद्ध करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यापार ने सबको अजीब तरीके से जोड़ रखा है। अब हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। क्या रैपिड इंटरकनेक्शन है, किसके बीच में, कंट्रीज के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या रहा, ठीक है। आखिर ये ग्लोबलाइजेशन जो आया तो इसका कारण क्या रहा। ग्लोबलाइजेशन का जो मेन कारण हुआ कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर काफ़ी बदल गया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में एकदम क्रांति आ गई, एकदम से फास्ट स्पीड पे एयर ट्रैफिक शुरू हो गई, हवाई जहाज उड़ने लग गए, ठीक है, हवाई जहाज आने लग गए, पानी के जहाज आ गए, जिससे माल ढुलाई एकदम से सस्ती हो गई, रोड की कनेक्टिविटी हो गई, और कई देश जो है बाई रोड और बाई रेल भी कनेक्टेड हैं। बड़े बड़े देश बाई रोड, रेल और बाई रोड कनेक्टेड हैं। पूरा यूरोप जो है, ब्रिटेन को छोड़ दें, और ब्रिटेन का ही हिस्सा भी है, वो हाइपरलूप ट्रेन से कनेक्टेड है, तो वो सब क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। तो एक सामान दूसरे सामान तक ले जाना बहुत आसान हो गया, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ गई। जैसे कोई सामान शिप से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ के बाद बाई रेल यहाँ जा रहा है, यहाँ से बाई रोड यहाँ जा रहा है, तो इस तरह से जो है लोगों ने अपनी इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ा दी, ठीक है।
तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद अच्छे फ़ोन्स आ गए और बैंक्स के जरिए नेट बैंकिंग जो है, नेट बैंकिंग वो आसान हो गई लंबे ट्रांजैक्शन में। तो बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन इजीली नेट बैंकिंग से निकल जाते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई फाइल है, उसको साइन करना, यहाँ से वहाँ भेजना, ये सब भी काफ़ी ईजी है। फ़ोन के जरिए लोग बहुत इंटरेक्टिव बातें कर ले रहे हैं, फ़ोन के साथ वीडियो शेयर कर ले रहे हैं और काफ़ी कुछ है। एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी एक मोबाइल से ही कर रहा हूँ। और देखिए ये भी ग्लोबलाइज है। मैं इसको यूट्यूब पे जब डाल दूंगा इस वीडियो को, तो हो सकता है कि कोई बच्चा यूएसए में बैठा हुआ और देखना चाहे इंडिया की वीडियो, तो उसको देख सकता है, उसे सीख सकता है, या फिर पाकिस्तान में या फिर किसी और देश में। तो भाई इसको शेयर करते रहना ताकि कम से कम कुछ इंडियंस के साथ साथ कुछ पाकिस्तानी और कुछ अमेरिकन्स का भी भला हो जाए। चलो फिर हम लोग जो है बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन अभी हम लोग देख ही लेंगे इसी चैप्टर में। एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लिबरलाइजेशन में क्या है कि पहले क्या था, रेड टेपिज्म था, यानी लाल फीताशाही, यानी कोई भी चीज़ लाइसेंस लेके ही करना होता था और इसमें काफ़ी तकलीफ आती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन जब से हुआ, ठीक है, उदारीकरण, हिंदी में इसको बोलेंगे उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण जब से हुआ तब से क्या हुआ कि सरकार ने सबको छूट दे दी कि भाई आप भी कंपनी बना लीजिए, आप भी अपनी कंपनी बना लीजिए, आप भी अपनी कंपनी बना लीजिए। तो जो यह कंपनी बन जाती है, इसके बाद वो सर्टेन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन के कारण भी जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत फास्ट हुआ, क्योंकि अब ज़्यादा सरकार की परेशानी रही नहीं। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस को हटा लेना। ट्रेड बैरियर्स का मतलब ये हुआ कि पहले जो है भारतीय कंपनी को सीधा कोयला जो है इंपोर्ट करने की छूट नहीं थी, गवर्नमेंट के माध्यम से ही वो कर सकते थे, लेकिन अब ये छूट हटा ली गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कई सारी चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीदती थी, उसको भी आम कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, जो 1991 में आया था। एलपीजी, एल से मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन और जी से हो गया ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई कि वो अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत को कैसे पूरा करे। तो उस समय मनमोहन सरकार ने उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने उसको ओपन किया, मार्केट को क्या किया, खोल दिया। कैसे, तो एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर के आए। तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए उसके बाद से देश ने बहुत तरक्की की, एकाएक से बहुत सारे बदलाव आ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गई देश में। और ये प्रक्रिया आज भी वो चालू है, लगातार वो चीज़ चालू है। खैर हम लोग जो है क्लासरूम में एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के अपोजिट स्लोबलाइजेशन के ऊपर में, क्योंकि अभी जो है वो ट्रेड वार बढ़ रहा है आपस में। चाइना और अमेरिका एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं और जिस तरह से पेंडेमिक आया और ग्लोबलाइजेशन ने उसको चारों तरफ फैला दिया, उस तरह से सब देश अपने अपने मार्केट को बचाने में लगे हुए हैं और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन से उलट एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम उसको इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास का ये पार्ट नहीं है, तो ये टॉपिक बियॉन्ड सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई उसके नोट्स नहीं दूंगा, ना ही इसके बारे में सिर्फ मौखिक बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो चीज़ों को जानो। लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी तो ज़रूरी हैं। तो अगर खूब सारा चीज़ अगर नोटबुक पे लिखा दिया तो बाद में कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो कम लिखो, अच्छा लिखो, दिमाग में चीज़ों को एडजस्ट करके रखो, उतना लिखो जिसको रिवीजन में तुम्हें एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा हो। और नॉलेज तो खूब रखो भाई, नॉलेज रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस नोटबुक के मत रखना, क्योंकि एग्जाम में वो सब चीज़ अगर पढ़ के जाओगे तो विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा कहीं नुकसान ना हो जाए। तो हम लोग देखते हैं अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, डब्ल्यूटीओ को, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसका सबसे फ़ायदा किस देश ने उठाया है, ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डब्ल्यूटीओ में कितने कंट्रीज हैं, तो 160 देश हैं। डब्ल्यूटीओ में 160 देश मेंबर है। और इसका क्या है, एम क्या है इसका, तो लिबरलाइज करना किसको, तो इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लिबरलाइज करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो ये क्या है, डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना।
चलो मैं बता देता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है उसने इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो चाइना ने उठाया है। ये मैं फिर आराम से बताऊंगा, डेन जाओपिंग वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, कि भाई क्या इम्पैक्ट हुए ग्लोबलाइजेशन का भारत के ऊपर में। तो देखिए क्या हुआ कि एमएनसी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड विथ टाइम दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैड बीन बेनिफिशियल फॉर देम। देखो मैं इजीली बताता हूँ कि एमएनसीज ने भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और खूब इन्वेस्टमेंट लेके आए, भर भर के इन्वेस्टमेंट। सरकार को क्या मिला, बहुत सारा टैक्स में पैसा मिला, साथ में लोगों को क्या मिली, नौकरियां मिली, और साथ में और क्या मिला, नौकरी मिली, गवर्नमेंट को टैक्स मिला, और उन कंपनियों ने इस क्षेत्र को डेवलप किया, नई नई चीज़ें लेके आए तो उस क्षेत्र को डेवलप किया। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट अभी हमें दिखाई दे रही है वो 1991 के रिफॉर्म्स की बात आया। दूसरा है कि टॉप इंडियन कंपनीज रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ड्यू टू कंपटीशन एंड दे ऑल्सो गॉट न्यू टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेटिंग विथ एमएनसीज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टॉप इंडियन कंपनी, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और उनका स्टैंडर्ड भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि अब उनको सिर्फ भारत में माल नहीं बेचना था, पूरी दुनिया के साथ उनको कंपटीशन करना था। सो उन्होंने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी हासिल की, किसके साथ कोलैबोरेट किया, किसके साथ, अदर एमएनसीज के साथ, एमएनसीज, और प्रोडक्शन को अपना बढ़ाया। और कुछ बड़ी कंपनियां जो थी, जैसे कि टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, और बाकी कई सारा सत्यम वगैरह, सत्यम तो खैर फूट गया बाद में। तो ये सारी कंपनियां जो है वो खुद भी एमएनसी हो गई। ठीक है, ये जो अपनी भारतीय कंपनियां थी वो खुद भी एमएनसीज हो गई। जैसे टाटा है, उन्होंने जगुआर ब्रांड बाहर में हम जानते हैं खरीदा, पूरे दुनिया में टाटा टी बिकती है। तो टाटा, अब टाटा वगैरह क्या हो गई, एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी नौकरियां आई, मोर जॉब्स फॉर पीपल, और मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी, और कंपनियों के लिए भी नई नई जो है अपॉर्चुनिटी आई। अब क्या हुआ कि मोर चॉइसेस, चीप प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है कि कोई चीज़ क्या आज खरीदे क्या नहीं खरीदे। शर्ट ही खरीदना है तो हमारे पास शर्ट में ही बहुत सारी चॉइसेस है। साथ में कंपटीशन बढ़ा तो क्या हो गया, दाम भी कम हो गए, और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर पकड़ना है ना तो शाहरुख खान की मूवी देख ले, पुरानी मूवी 1991 से पहले वाली, कि शाहरुख खान कैसे कपड़े पहनता है और कितनी कलर है, या कितनी ब्लैक एंड वाइट मूवी है, या साउंड क्वालिटी कैसी है, और अभी की लेटेस्ट मूवी देख ले, आपको थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाएगा। मूवी तो सब देखते ही हैं, तो मूवी को थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज से भी यूज़ कर लिया करो भाई। अब है, हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ तो अच्छी हो नहीं सकती। तो ग्लोबलाइजेशन का जो है निगेटिव साइड क्या पड़ा भारत के ऊपर में, कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका निगेटिव साइड क्या पड़ा भारत पे। तो देखिए, स्मॉल बिजनेस और जो कंपनी थी वो कंपटीशन को नहीं झेल पाई और बंद हो गई। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे खिलौने। खिलौने जो है पहले 100% भारत में बनते थे। मैंने देखा हुआ है वो दौर जब खिलौने भारत में बनते थे। हम लोग देसी खिलौनों के साथ खेल खेल के ही बड़े हुए हैं। हमारे पास एक भी ऐसी कार नहीं थी जो रिमोट से चलती थी। लेकिन आज जब तुम लोग इस को देख रहे हो, स्टूडेंट्स अगर हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखेंगे ध्यान से कि उनके पास रिमोट ऑपरेटेड और बाकी कई सारे चाइनीज़ खिलौने हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई खिलौना नहीं था। जो चाबी से चलने वाले खिलौने तो ज़रूर थे, और सब देसी खिलौने थे। लेकिन आज क्या है, 100% जो खिलौने हैं वो बाहर से आता है, यानी चाइना से आता है, और हमारे जो घरेलू उद्योग हुआ करता था, खिलौना उद्योग, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ कि लेबर लॉज को जो है वो डाइल्यूट कर दिया गया, और ये अगेंस्ट एम्प्लॉइज़ हो गया, और ये जो था वो बहुत गलत साइड हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ को काफ़ी झेलना पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हैं उनके काम के घंटे फिक्स नहीं हैं, और वो मना नहीं कर सकते। अगर वो कहीं शिकायत दर्ज करते हैं तो हो सकता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, और सरकार इसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं देती है। और अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर उनकी सैलरी अगर टाइम पे नहीं आई तो वो किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लेबर लॉ जो है ऑलरेडी काफ़ी जो है हल्के कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो बढ़ नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग का मटका देखिए, मटका की जगह फ्रीज ने ले ली तो मटका बहुत ज़्यादा नहीं बिकता।
साड़ी और धोती वगैरह है लोगों ने पहनने कम कर दिए, क्योंकि अब लोग सूट सूट पैंट पे आ गए, तो ये कंपनियां जो है वो सफ़र कर गई। तो ये सब कुछ जो है निगेटिव साइड है। कुछ अपने साइड से भी निगेटिव साइड मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव साइड क्या है, साथ में पॉजिटिव साइड भी बताना। अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेज। ठीक है, अब सेज तो कई जगह पर है। मैं जब जयपुर में यहाँ वहाँ घूमता था तो कई जगह पे मुझे दिखता था लिखा हुआ बड़ा बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये हाईवे के किनारे होता था, यह इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी सप्लाई होती थी और बड़े बड़े ट्रक्स को खड़ा करने का जगह होता था। बड़े बड़े ट्रक्स, कितने बड़े ट्रक्स? बहुत बड़े ट्रक्स। ऐसे ट्रक्स मैंने देखे हैं जिसके 400 पहिए थे। हाँ, मैं बिल्कुल होशो हवास में बता रहा हूँ, मैंने 400 पहियों वाला ट्रक देखा है, बहुत बड़ा ट्रक, जिससे वो तेल की ढुलाई कर रहे थे। बिहार की सड़कों पे तो वो चल नहीं सकता ट्रक। हाँ, लेकिन राजस्थान में कई ऐसे सड़कें हैं जो काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी बड़ी हैं, तो वहाँ पे वो ट्रकें चलती है, खास एरिया में चलती है। मैंने पर उसके ऊपर चढ़ के फ़ोटो भी खिंचवाया था दिखाने के लिए, अब पता नहीं वो फ़ोटो कहाँ गई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होता क्या है? तो वो होता है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, वाटर होता है 24 घंटे सातों दिन, इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे, हमेशा बिजली आती है, रोड्स होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी होती है वहाँ पे, कम्युनिकेशंस अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशंस लाइंस अच्छे होते हैं, इंटरनेट वगैरह के वो जो कनेक्शन है वो लोकेशन उसकी अच्छी होती है, और ये सारी फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। और इसके बाद वहाँ पर जो कंपनियाँ स्थापित की जाती है वहाँ उनको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा लेबर लॉ भी काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दी गई है, ताकि जो कंपनियाँ हैं उनको लेबर मिल जाए और लेबर से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें। और हम लोग और देखते हैं, इस टॉपिक को भी लेते हैं, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मेड मोर फेयर। कि भाई ग्लोबलाइजेशन है उसको कैसे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेयर बनाया जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि एकदम से झुका हो बड़ी कंपनियों की तरफ, ऐसा ना हो कि सिर्फ लेबर की तरफ झुका हो। लेबर की तरफ झुका है तो कंपनियां पैसा खींच के भाग जाएगी, और अगर कंपनियों की तरफ झुका ज़्यादा हो तो ऐसे कंडीशंस में लेबर का शोषण हो जाएगा। तो गवर्नमेंट शुड मेक लेबर लॉज फॉर लेबर्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो लेबर लॉज बनाती है तो किसके लिए बनाए? लेबर्स के लिए बनाए, ताकि लेबर का कुछ भला हो। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय मेक यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए? छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना चाहिए। कैसे? तो ट्रेड बैरियर लगाना चाहिए। भाई खिलौनों का इंपोर्ट थोड़ा कम कर दो ना, ताकि खिलौनों के दाम भी मेंटेन रहे, और साथ में जो लोकल जो खिलौने बनाने वाले हैं वो ज़्यादा खिलौने बना सकें, तभी तो उनके खिलौने भी कंपटीशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट शुड अलाइन विथ डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ। अब क्या है, डब्ल्यूटीओ नाम के लिए तो शायद संस्था है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में चलती जो है ना वो बस कुछ ही देशों की है। जैसे यूएसए, यूएसए अपनी खूब सारी मनमानी चलाता है, जब इच्छा करता है ट्रेड बैरियर करता है, जब इच्छा करता है तो आपस में ट्रेड वार छेड़ देता है। तो ये क्या है? यूएसए की एक तरीके से मोनोपोली चल रही है। उसी तरह जो भी कुछ देश हैं उन्होंने डब्ल्यूटीओ पे कब्जा कर रखा है। तो ये चाहिए कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं वो आवाज़ बुलंद करें, विकासशील देशों का एक संगठन बनाएं, और उसके जरिए जो है अपना भी अच्छा सा ग्रुप बना के व्यापार करें और डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी भला हो। तो चलिए, ये था बेसिक चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ अगर ना समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बोलना, मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय